नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो सबसे पहले आइए हम खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम का मेकअप करते हुए कैबिनेट में 7 स्टार जोड़ लिए, जिनमें 1 ब्राह्मण और 3 ओबीसी और दलित समुदाय से जुड़े नेता हैं। योगी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार का जातीय अंकगणित क्या कहता है, इसे आज हम खबरदार में समझने की कोशिश करेंगे। आज पंजाब में चन्नी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। 15 मंत्रियों ने शपथ ली। 9 वो चेहरे जो कैप्टन सरकार में मंत्री थे, जबकि 6 नए चेहरे शामिल किए गए। लेकिन इससे दिलचस्प खबर यह है कि पंजाब में चन्नी कैबिनेट के साथ साथ पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद का विस्तार हो गया। इसके बारे में हम आपको आगे अवश्य बताएंगे। आज अमेरिका दौरे से लौटने पर पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में दिल्ली बीजेपी की टीम ने पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करवा दिया। इस पूरे आयोजन पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। तो आखिर आज वो दिन आ ही गया जब उत्तर प्रदेश में एक लंबे मंथन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में नए मंत्रियों को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर विशेष ध्यान रखते हुए आज योगी के मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को जगह मिली। सबसे पहले आपको एक एक करके इन सभी नए मंत्रियों से हम मिलवाते हैं, इनसे आपका परिचय करवाते हैं, ताकि आपको यह ध्यान रहे कि योगी कैबिनेट में ये नए चेहरे कोई संयोग नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीतिक प्रयोग है। इन नए चेहरों में सबसे पहला नाम है जतिन प्रसाद का, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट का चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि जतिन प्रसाद के मंत्रिमंडल में शामिल होने से ब्राह्मण वोट पर असर पड़ेगा और बीजेपी को ब्राह्मण वोट देंगे। दूसरे नए मंत्री हैं बरेली से बहेड़ी विधानसभा से बीजेपी के विधायक छत्रपाल गंगवार, जो कुर्मी जाति से आते हैं और पिछड़ी जाति के वोट पर असर डालते हैं। इनके अलावा गाजीपुर की सदर सीट से महिला एमएलए डॉक्टर संगीता बलवंत को भी योगी कैबिनेट में जगह मिली। संगीता के जरिए बीजेपी पूर्वांचल में ओबीसी वोट जीतने का विश्वास रखती है। और इतना ही नहीं, पूर्वांचल में दलित वोट पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने सोनभद्र के ओबरा से विधायक संजय गोंड को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। योगी कैबिनेट में अगला नया नाम है बलरामपुर से बीजेपी के विधायक पलटू राम का। पलटू राम दलित जाति से हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी को बड़े अंतर से इन्होंने जीत दिलवाई थी। और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक और दलित चेहरा दिनेश खटीक को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। दिनेश खटीक मेरठ की हस्तिनापुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। योगी कैबिनेट में एक और नाम आगरा से एमएलसी धर्मवीर प्रजापति का है। धर्मवीर प्रजापति पहले से ही कई महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं, लेकिन ओबीसी चेहरे के रूप में धर्मवीर को कैबिनेट में जगह दे दी गई। मैं जतिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। यूपी के जिस बड़े सियासी बदलाव की तैयारी कई महीनों से चल रही थी, आज वो नए मंत्रियों की शपथ के साथ संपन्न हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने आज इस बदलाव के साथ अपनी कैबिनेट का चुनावी मेकअप भी कर दिया है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। नए मंत्रियों ने शपथ संविधान की ली है, लेकिन इसके साथ अपने मन में 2022 में बीजेपी को जीत दिलाने की कसम भी खाई है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है, इसीलिए बीजेपी जातीय समीकरण के सियासी शॉट से यूपी विधानसभा का फाइनल मैच जीतना चाहती है। इसके लिए जातीय समीकरण संतुलन को ध्यान में रखकर कैबिनेट में जगह दी गई है, ताकि यूपी की सोशल इंजीनियरिंग से जीत का रास्ता तय किया जाए। तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। सरकार की शुरू से ही नियत रही है समय समय पर सभी पक्षों को सभी के लिए काम करना, सबका साथ सबका विकास के आधार पर सरकार का संचालन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये विस्तार है और लोगों को काम करने का जितना भी समय बचा है और अवसर मिलेगा। ने ये एक चुनाव के पहले जातियों का एक गुलदस्ता सजाने की कोशिश की है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि चुनाव में जो उनका समीकरण 2014 में था, जो उनका समीकरण 2017 में था,
उसी समीकरण के बूते बीजेपी 2022 के चुनाव में जा रही है। यानी कि समीकरण का मतलब वही अति पिछड़ी, वही पिछड़ी जातियां, वही ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी का अब वोट बैंक कहा जाता है और जिनके बूते इन्होंने 14, 17 और 19 की नैया पार की थी। योगी सरकार की कैबिनेट में 7 नए मंत्रियों को जगह दी गई है। इसमें 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 3 मंत्रियों को दलित समुदाय से मंत्री बनाया गया है। इस कैबिनेट में जितिन प्रसाद को ब्राह्मण और सवर्ण वोट को ध्यान में रखकर जगह दी गई है। साथ ही 3 मंत्री ओबीसी समुदाय से शामिल किए गए हैं, जिसमें गाजीपुर से संगीता बलवंत बिंद, आगरा से धर्मवीर प्रजापति और बरेली से छत्रपाल गंगवार को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा दलित वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए 3 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसमें बलरामपुर से पलटू राम, मेरठ से दिनेश खटीक और सोनभद्र से संजीव घोट को अनुसूचित जनजाति समुदाय से मंत्री बनाया गया है। जाहिर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा विश्वास है। तो प्रयास ये रहेगा कि विश्व पटल पे भी और ग्रामीण क्षेत्र के धरातल में भी जाके हम लोग जनता का विश्वास हासिल करें, मेहनत करें और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश है उस पर कार्य करें। योगी सरकार के इस नए बदलाव में एक ब्राह्मण वोट के साथ दलित और ओबीसी समुदाय के 3-3 मंत्री बनाकर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को बैलेंस रखने की पूरी कोशिश की गई है। अब इस फॉर्मूले के पीछे की सियासी वजहों को भी समझिए। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। यूपी में ओबीसी आबादी करीब 40% है, जबकि सवर्ण वोटर 18% हैं, जिसमें खास तौर पर ब्राह्मण वोटर करीब 10% हैं, जबकि दलित समुदाय की आबादी 21% के करीब है। इसके अलावा करीब 18% मुस्लिम वोट्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसको हम धरातल तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जी देखिए, हमारी सरकार का ये मोटो है, वो इस सिद्धांत पे काम करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से यह जानती है कि हमारे प्रदेश का विकास तभी होगा जब सभी वर्गों को हम लोग लेके चलेंगे और सभी वर्गों में भी महिलाओं को जब हम आगे करेंगे तो हमारा यह प्रदेश मजबूत होगा, क्योंकि जहां जिस प्रदेश और जिस देश की महिलाएं आगे रहती हैं वो देश और प्रदेश मजबूत होता है। पिछले चुनावों के नतीजों के आधार पर यह माना जाता है कि ओबीसी वोट बैंक में यादव वोटरों को छोड़कर बीजेपी को पिछड़ी जाति का वोट मिला। यूपी में करीब 12% यादव वोटर हैं। इसके अलावा 5% जाट वोट बैंक है, जिस पर बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती। ऐसे में बीजेपी का ध्यान सवर्ण वोटरों के साथ दलित वोटर्स पर है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश ने नंबर 1 पर है पूरे भारत के अंदर। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और जो हम विधायक बनकर काम करते थे उससे ज्यादा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है और पूरे प्रदेश में काम करेंगे आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और समय की रही बात, समय तो 2 दिन का भी बहुत होता है कार्य करने के। समय कम नहीं लग रहा, 4 महीने का समय होगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके जहाँ से आप आते हैं, किसानों का आंदोलन है, हालांकि आज मूल्य बढ़ाया है, लेकिन जो नाराजगी है वो दूर कर पाएंगे? किसानों में नाराजगी नहीं है, पर्टिकुलर व्यक्तिगत उन लोगों का अपना मानना है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा होता है उसमें सबसे ज्यादा गन्ने का पेमेंट जो किया है, सबसे अच्छा पेमेंट किया है वो उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत में दलित और ओबीसी वोटर ने बहुत अहम रोल निभाया था। खासतौर पर 2017 में भाजपा को 85 दलित आरक्षित सीटों में से 69 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में नई कैबिनेट में दलित समुदाय के मंत्रियों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 और पिछड़ी जाति के मंत्रियों की संख्या 22 हो चुकी है। इसीलिए बीजेपी जाति समीकरण के सियासी सिलसिले को 2022 के चुनाव में भी कायम रखना चाहती है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले जितिन प्रसाद को अपने कैबिनेट में ज्वाइन करवाकर ब्राह्मण वोटर्स को भी संदेश देने का प्रयास किया, जिनके बीजेपी से नाराज होने की आजकल काफी बातें कही जा रही हैं। और इसका कारण यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में ब्राह्मणों को उचित जगह नहीं दी गई।
योगी सरकार से ब्राह्मणों की इस नाराजगी को भुनाने के लिए विपक्षी दलों ने भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बीएसपी ने ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए जगह जगह सम्मेलन करके अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, जिसकी शुरुआत बीएसपी ने 23 जुलाई को अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन से कर दी। मायावती ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में वादा किया कि अगर बीएसपी की सरकार बनी तो ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। बीएसपी हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करने की मुहिम में भी जुटी हुई है। बीएसपी के कार्यक्रम शुरू होते ही अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी की रणनीति बनाने के लिए पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं की एक टीम बना दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने 22 अगस्त से जिला स्तर पर ब्राह्मण सम्मेलन के द्वारा ब्राह्मण वोटर्स तक अपनी पाठ बढ़ाने की कसरत शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने तो परशुराम की प्रतिमा लगवाने का ऐलान भी कर दिया है। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह से ब्राह्मण वोटर्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की कुल आबादी ही करीब 13% है। लेकिन बीजेपी की दृष्टि से ब्राह्मण वोटर्स का महत्व कितना है, इसे आप ऐसे समझिए कि वर्ष 2017 के चुनाव में जब बीजेपी जीती तो 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। उससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को 38% ब्राह्मण वोट मिले थे, तब समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40% ब्राह्मणों के वोट मिले थे, तब मायावती सत्ता में आ गई थी। मतलब यह हुआ कि आबादी ब्राह्मणों की भले ही कम हो, लेकिन ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में इससे कहीं ज्यादा है। ब्राह्मण समाज राजनीति की हवा बनाने में भी सक्षम है। 1990 से पहले तक सत्ता तो उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो ज्यादातर ब्राह्मणों के हाथों में ही रही। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 1989 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके थे। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी, ये सभी कांग्रेस के नेता थे। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को हम देखें तो करीब 23 साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथ में रही है। 1989 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और ना ही उत्तर प्रदेश को कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला। 2017 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी का जमकर समर्थन किया, लेकिन इस समुदाय का मानना है कि बीजेपी सरकार में उन्हें वैसी तवज्जो बिल्कुल नहीं मिली जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के बीजेपी से रूठने के कारण ये हैं कि 2017 के चुनाव में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण चुनकर आए, लेकिन योगी सरकार के 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में सिर्फ 9 ब्राह्मण मंत्री बने। दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा को छोड़ दें तो किसी ब्राह्मण मंत्री को महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं दिया गया। और यही कारण है कि अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, योगी सरकार ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी को दूर करने में जुट गई है और विपक्षी दल ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में जोड़ने के लिए हाथ पैर मान रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस से आने के बाद भाजपा और अब एक इतना बड़ा जिम्मेदारी आपको मिला है, कैसे देख रहे हैं? जाहिर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा विश्वास है। और सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री योगी जी का, कि जो उन्होंने सम्मान दिया है, जो विश्वास व्यक्त किया है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूं और पूरे लगन से, मेहनत से जो देश है, जनसेवा का, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अगर हम कुछ परिवर्तन ला सके, उनके जीवन में बढ़ोतरी लाके, तो अपने आप को सफल मानूंगा। बातचीत हुई कुछ अंदर सीएम से, केशव मौर्य से? नहीं, वो आने वाले समय में अब आज ही का दिन शपथ ग्रहण का हुआ है और बात भी होगी, चर्चा भी होगी, रणनीति भी होगी और उनके मार्गदर्शन में कार्य किया जाएगा। रितेश त्रिपाठी जो है कांग्रेस छोड़ चुके हैं, आप भी चलेगा, कितना झटका कांग्रेस के लिए है और भाजपा के लिए कितना फायदा? नहीं, मैंने पहले ये आप कहा भी है कि महत्वपूर्ण ये है कि मैं कहाँ आया हूँ, महत्वपूर्ण ये नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि जहाँ मैं आया हूँ एक संस्थागत दल है। असली माने में अगर कोई कहा जाए इस देश में कोई राष्ट्रीय दल है वो तो भारतीय जनता पार्टी है। एक सक्षम नेतृत्व है। विश्व भर में जो भारत की जो साख बढ़ी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की देन है। तो प्रयास ये रहेगा कि विश्व पटल पे भी और ग्रामीण क्षेत्र के धरातल में भी जाके हम लोग जनता का विश्वास हासिल करें, मेहनत करें और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास
जो प्रधानमंत्री जी के का दिशा निर्देश है उस पर कार्य करें। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, बताया गया ब्राह्मण बड़ा खफा है भाजपा से, आपका आना एक ब्राह्मण फेस की तरह और अब विस्तार में आपको मिनिस्टर की जगह मिलना कैसे देखें? नहीं, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और प्रयास यही रहेगा कि सबको जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ उत्पीड़न है, जहाँ कोई और बात है, पूरे लगन और प्रयास से मैंने कहा है मैं काम करूंगा। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अलावा पंजाब में चन्नी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ है। पंजाब के नए मंत्रियों ने आज 15 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसके बाद अब चन्नी कैबिनेट का जो चेहरा सामने आया उसमें 6 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। 15 में से 9 कैबिनेट सरकार के समय भी मंत्री थे, यानी उनकी कुर्सी बच गई। लेकिन कैप्टन के करीबी 6 लोगों की यानी कि मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी गई और इस तरह से पंजाब में चन्नी कैबिनेट का विस्तार संपन्न हुआ। हालांकि इस विस्तार से पंजाब कांग्रेस का जारी विवाद बढ़ गया, उसका भी विस्तार हो गया। मैं मनप्रीत सिंह बादल, मैं त्रिवेंद्र सिंह बादल, मैं अरुणा चौधरी, मैं सुखविंदर सिंह सरकारिया, मैं रजिया सुल्ताना, मैं विजय इंदर सिंगला, मैं भारत भूषण आचू, मैं रणदीप सिंह नाभा, मैं राजकुमार वेरका, मैं राणा गुरजीत सिंह ईश्वर की सौंप सकता हूँ। पंजाब की नई कैबिनेट का ये वो चेहरा है जिसके शपथ ग्रहण के पहले ही विरोध के सुर उठने लगे। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को चिट्ठी पाती लिखी गई और कांग्रेस से ही मांग उठी कि राणा गुरजीत को मंत्री पद न दिया जाए। लेकिन 6 विधायकों के विरोध के बाद भी नए मंत्रियों के लिस्ट से राणा गुरजीत का नाम तो कटा नहीं, लेकिन इससे कांग्रेस में नए सीएम बनने के बाद भी जारी घमासान खुलकर सामने आ गया। दरअसल राणा गुरजीत कैप्टन सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। रेत खनन में उनकी भूमिका के आरोप लगे थे। फिर राहुल गांधी की मंजूरी के बाद कैप्टन ने राणा का इस्तीफा लिया था। अब उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता राणा गुरजीत के विरोध को ज्यादा तूल नहीं दे रहे और शपथ ग्रहण के मौके पर उठे इस विवाद को शांत करने की कोशिश में है। देखो, ये तो अपनी उनके डिस्ट्रिक्ट की बात है, उनकी आपस में नहीं बनती होगी तो उनको लगा होगा कि कहीं गलत हो रहा है तो उन्होंने लेटर लिखा है और हर एक का हक है जहाँ किसी को पार्टी में गलत चीज लगे तो वो कर सकते। लेकिन विवाद महज इतना भर नहीं है। पंजाब में नई मंत्रियों की शपथ के साथ कैप्टन खेमे के बगावती तेवर खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि नए मंत्रिमंडल में 5 पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है, जिनमें बलबीर सिंह सिद्धू, साधु सिंह धर्मसोत, राणा गुरमीत सोढ़ी, गुरप्रीत कांगड़, श्याम सुंदर अरोड़ा का नाम शामिल है और ये सभी कैप्टन के करीबी बताए जाते हैं। पूर्व मंत्री सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें कैप्टन से वफादारी की सजा दी गई है। उन्होंने हुक्म सिर मत्थे नवावांगे ते जे आपां एक पार्टी के हुक्म के मुताबिक जो सानू पार्टी उत्तों हुक्म करके भेजदी है, कोई असी किसी होर पार्टी के मुख्यमंत्री दे नाल तां कोई गल्लां नहीं कीतियां, ना उन्होंने काम किया। जे असी वफादारी ना आपदी पार्टी के मुखी नाल जिहड़ा उन्होंने सानू दे दिता उहदे नाल वफादारी नाल काम कीता होवे ते सानू सजा मिले। नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ पार्टी में नाराजगी का नया दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस को एहसास है कि इस नाराजगी का असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी हरीश रावत सबको हिस्सेदारी का भरोसा दिला रहे हैं। हमने तय किया है कि जो लोग मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा पाए हैं उनको पार्टी में और सरकार के सेटअप में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं गया है, लेकिन नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए, 7 नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए और एक सामाजिक बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस पैदा करने के लिए जो है ये पूरे पंजाब के इतिहास में सब तो निकम्मी सरकार पिछले 5 साल कांग्रेस दी है। आज जिहड़ी चन्नी मुख्यमंत्री ते इन्हां दी जिहड़े डाकुआं दी टीम है, आ सारा भांडा अमरिंदर सिंह दे फोन ना चाहुंदी है। जे वो सोचते कि पंजाब की जनता नूं गुमराह कर लेंगे, बहुत गलतफहमी च है। सारे मंत्रियों की करतूता पता है। पंजाब में कांग्रेस अब नई टीम के साथ चुनाव में उतरने को तैयार है। पार्टी के अंदरूनी घमासान के बीच कांग्रेस की ये नई टीम पंजाब में कितनी कामयाब होगी, इसका पता चुनाव में ही लगेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।
तमाम विवादों के बीच कैबिनेट विस्तार के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सन्नी जब विधानसभा से बाहर निकले तो वो काफी खुश लग रहे थे। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने जब चन्नी से इस खुशी का कारण पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। चन्नी साहब, किस तरीके से इस कैबिनेट विस्तार को आप देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ है, सारे अच्छे लोग आए हैं और अच्छा काम होगा। चन्नी जी, आप समझते हैं कि 5 महीने के समय में पंजाब की जनता की जो उम्मीदें हैं उतरेंगे, पूरा खरा उतरेंगे। पंजाब आपसे बड़ी उम्मीदें देख रहा है क्योंकि आपने वादे दिए थे, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में उन पर आप काम करना शुरू कर देंगे? चन्नी जी, अभी मैं स्पीकर साहब से गवर्नर साहब से मिला, उन्होंने कहा यार ये स्पीड कितनी है। कल वो मुझे कह रहे थे कि ये जो टेंट है इतनी जल्दी नहीं लगेगा, आप 25-30 आदमी ले आकर ओथ ले लो। चन्नी साहब, विरोध बोलने दो भैया। मैंने कहा जी टेंट लग जाएगा, मेरी जिम्मेवारी है। आज मुझे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी स्पीड है यार। मैंने कहा जी टेंटो वाले का लड़का हूँ, टेंट नहीं लगाऊंगा तो क्या लगाऊं। इसलिए रात में भी काम कर रहे हैं आप, रात को भी सचिवालय में बैठे दिखाई देते हैं। मुझे आज तक जो भी काम मिला है उसको पूरी ईमानदारी नेक नीति से निभाया है और पूरा किया है। ये जो मुझे ड्यूटी मिली है ये भी वैसे ही पूरी होगी, जो लोगों की मेरे से आशाएं हैं वो पूरी होंगी। चुनौतियां भी देखते हैं सर, कोई चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौतियां भी आपके सामने हैं? चुनौती मेरी ये है, मेरे लिए यही है कि मैं दिन रात काम करूं। मैं अपने आप को चुनौती मान देता हूं, अपने आप को। मैं दिन रात लगकर जो काम है जनता के बीच जाऊंगा, जनता का आदमी हूं, जनता की सुनूंगा। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। 2 साल बाद अमेरिका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन बाद वापस भारत लौट आए। पीएम मोदी की यात्रा कई मानों में काफी सफल रही, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली मुलाकात उनकी हो या क्वाड की पहली मीटिंग या संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। लेकिन पीएम मोदी की इस अमेरिकी यात्रा में एक चीज की कमी रह गई, जिसे दूर करने की आज बीजेपी ने पालम एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी की हुई थी। पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। अपने देश वापस लौटने पर इतना ग्रैंड वेलकम होगा ये तो शायद पीएम मोदी ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, लेकिन जब उन्होंने ये सब देखा तो मुस्कान उनके चेहरे पर अवश्य देखी गई। लगता है अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत से बीजेपी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। बीजेपी को शायद लगा हो कि पीएम मोदी का स्वागत इससे और बेहतर होना चाहिए था। बीजेपी ने आज पालम एयरपोर्ट पर इसकी भरपाई का पूरा इंतजाम किया हुआ था। कीर्तिमान साबित करके आ रहे हैं कि विश्व के सभी देश उनके आगे मंत्रमुग्ध हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सारे कार्यकर्ता उनकी अगवानी के लिए खड़े हैं। जय हो मोदी जी। आज मोदी जी पूरा संसार जीत कर आ रहे हैं, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जीत कर आ रहा है। ग्लोबल नेता के नाम से जाना जा रहे हैं। हम लोगों को रात को 12 बजे पता लगा मोदी जी स्वदेश वापस लौट रहे हैं, देश के मान गौरव बढ़ाकर। रात को 12 बजे मैसेज आया पार्टी का और 12 बजे के बाद पूरी रात जाकर मोदी जी के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ बैठे। पीएम मोदी के जश्न की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि पालम एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी प्लेन से उतरे होंगे तो उनके कानों में भी ढोल नगाड़ों की आवाज जरूर पड़ गई होगी। मोदी, मोदी, मोदी। पीएम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए। स्वागत कर रहे हैं तालियों के द्वारा हम सब भी माननीय प्रधानमंत्री जी। स्वागत है भाई, स्वागत है।
मोदी जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। पुष्प वर्षा का आनंद लेते हुए मोदी जी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं के नारों का जवाब दे रहे थे। एयरपोर्ट पर बीजेपी ने एक स्टेज भी सजाया हुआ था। पीएम मोदी मंच पर पधारे। दिल्ली के बीजेपी नेताओं और सांसदों ने मोदी जी को मालाओं से लाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा, तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। और फिर बीजेपी नेताओं के बीच पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की मिठाइयां बांटने का सिलसिला चल पड़ा। हम सबको बहुत ही खुशी है कि आपने भारत का गौरव सम्मान तो दुनिया में बढ़ाया ही है, लेकिन 157 भारत की कलाकृतियां जो विभिन्न कालखंड में भारत से चली गई थी, उनको वापस ला करके आपने भारत का गौरव, मान और 130 करोड़ की जनता का मान बढ़ाया। मोदी 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 मोदी। पीएम मोदी को खुद अंदाजा नहीं रहा होगा कि अपनी वतन वापसी के बाद उनके स्वागत का इतना रंगारंग इंतजाम हो। ऐसा लग रहा था मानो ऐसे स्वागत का धन्यवाद करने के लिए पीएम मोदी के पास शब्द कम पड़ गए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कूटनीति और निजी संबंधों के लिहाज से पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक कहा जा सकता है। फिर चाहे कमला हैरिस और जो बाइडेन से उनकी 1-to-1 मुलाकात हो, क्वाड देशों की पहली फिजिकल मीटिंग हो जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत की बड़ी भूमिका होने वाली है, या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का ग्लोबल संदेश हो जिसमें उन्होंने भारत को वैक्सीन गुरु बनाने से लेकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। लेकिन इस बार अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी का स्वागत वैसे नहीं हो पाया जैसा ट्रंप के टाइम में हाउडी मोदी के दौरान हुआ था। जिसकी कमी आज बीजेपी ने पालम एयरपोर्ट पर पूरी कर दी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए विभिन्न राज्यों से करीब 100 ढोल और नगाड़े वाले बुलाए गए थे, जिसके जरिए बीजेपी ने पीएम मोदी के ऐतिहासिक दौरे की मुनादी करवा दी। मैं अपनी ओर से और जो सारे दुनिया में भारत का डंका बजाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से जो उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं आप सब की ओर से उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वैसे एक लिहाज से तो पक्का पीएम मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक रहा है। पीएम मोदी अमेरिका से देश की अमूल्य और ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लेकर आए, जिसमें 157 कलाकृतियां और पुरावशेष शामिल हैं, जो कभी भारत से तस्करी और चोरी करके अमेरिका ले जाए गए थे, जिसमें से 2000 साल से भी पुरानी भारतीय धरोहरें शामिल हैं। इस ऐतिहासिक कामयाबी का स्वागत तो पूरा देश कर रहा है। वैसे आज बीजेपी ने उदाहरण पेश किया है कि भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका में स्वागत की कैसी तैयारी की जा सकती थी। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। वैसे अभी भी हमारी सेना किसी से कम नहीं, जिसका प्रदर्शन आज वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में किया है। वायुसेना ने आज कश्मीर में करीब 13 साल बाद एयर शो किया। यह एयर शो श्रीनगर के डल झील के ऊपर हुआ, जिसमें वायुसेना के फाइटर जेट्स ने हवाई करतब दिखाए। सुखोई, MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान इसमें शामिल हुए। MiG-21 के पायलट्स ने आसमान में त्रिशूल और विक्ट्री फॉर्मेशन बनाकर इस एयर शो की शुरुआत की। एयरफोर्स की विशेष एयरबैटिक टीम ने हॉक विमान से डल लेक के ऊपर सूर्य किरण का शानदार दृश्य दिखाया। एयरफोर्स की आकाश गंगा टीम ने भी आसमान में शानदार करतबों का प्रदर्शन किया। वायुसेना के जवानों ने पैराशूट लैंडिंग, पैराग्लाइडर टीम के हवाई स्टंट्स ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस एयर शो का उद्देश्य
जम्मू कश्मीर को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए वहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करना था। ये एयर शो आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारतीय वायुसेना की भागीदारी का प्रतीक था, जिसने लोगों का दिल जीत लिया।